हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म द वेडिंग सॉन्ग ये घटना इज़राइल और फ़िलिस्तीन की नहीं है, बल्कि इज़राइल से 3000 किलोमीटर दूर बसे हुए देश ट्यूनीशिया की है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। साल 1942 से पहले ट्यूनीशिया पूरी तरह से फ्रेंच कॉलोनाइज था। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस ने 1881 में ही ट्यूनीशिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। ट्यूनीशिया में अरब मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज़्यादा थी और दूसरी सबसे बड़ी आबादी थी यहूदियों की। फ्रेंच रूल के दौरान ट्यूनीशिया मुस्लिम्स पर फ्रांस के कई तरह के प्रतिबंध लगाए और वहां रहने वाले यहूदियों को एक विशेषाधिकार मिल गया, पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन। लेकिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पासा पलट गया। 1942 में ट्यूनीशिया पर जर्मन रूल आ गया और फ्रेंच रूल के दौरान यहूदियों को दिए गए अधिकार उनसे छीन लिए गए। अब वहां रहने वाले मुस्लिम्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो फ्रेंच रूल से मुक्त हो चुके थे। दोस्तों, साल है 1941, जगह है ट्यूनीशिया, देश की राजधानी ट्यूनिस। ये वो दौर था जब फ्रेंच ने देश में रहने वाले मुस्लिम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, यहाँ तक कि शिक्षा से लेकर उनके धार्मिक रीतियों पर भी। उनका घर से बाहर निकलना भी बेहाल था। वहीं दूसरी तरफ देश में रहने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहूदी, जो पूरी तरह से आज़ाद जीते हैं। उसी शहर के एक मोहल्ले में दो परिवार रहते हैं, एक मुस्लिम और दूसरा जीविश। दोनों ही पड़ोसी थे। नूर, जो कि मुस्लिम है, और मरियम, जो जीविश है, दोनों ही बचपन के अच्छे दोस्त हैं। देश में इतना तनाव होने के बाद भी दोनों परिवार के आपसी रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। रात दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे, क्योंकि आज मोहल्ले में किसी की शादी थी, नाच गाना चल रहा था। जाहिर सी बात थी, दोनों उम्र के उस पड़ाव पर थे कि उनकी भी इच्छा होती कि जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। फिर आया साल 1942, वर्ल्ड वॉर 2, जब जर्मन्स ने ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं, हिटलर जीविश के विरोधी में था, तो उसने जीविश लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, कई प्रकार के जुर्माने लगाए, और अब मुस्लिम्स पूरी तरह से आज़ाद होकर जीने लगे, क्योंकि हिटलर मुस्लिम्स के समर्थन में था। वर्ल्ड वॉर 2 में उसे नॉर्थ अफ्रीका से मुस्लिम्स का सपोर्ट मिला था। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। देश में फिर से तनाव का माहौल, लेकिन नूर और मरियम के बीच के रिश्ते उसी तरह मजबूत, उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं। नूर का पूरा परिवार है, भाई बहन और माता पिता, लेकिन मरियम के पिता नहीं, सिर्फ वो अपनी माँ के साथ ही रहती है। जब से जर्मन्स आए, घर में पैसों की तंगी रहती है। मरियम की माँ घर में सिलाई कर थोड़े खर्चे के पैसे निकाल लेती है। मुस्लिम्स इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे थे कि काश जर्मनी जंग जीत जाए और उन्हें फ्रेंच से आज़ादी मिल जाए, लेकिन यहूदी जर्मन से आज़ाद होना चाहते थे। दोनों ही अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि किसी को भी गुलामी स्वीकार नहीं। नूर अक्सर अपने पिता को कुरान पढ़ते हुए देखती, लेकिन उसे अरबिक पढ़ना नहीं आता। नूर की माँ ने उसे कुछ खाने का सामान दिया और कहा, इसे मरियम के घर दे आओ। तभी उसने अपने माता को घर में बात करते सुना। दोनों नूर की शादी करवाना चाहते हैं। लड़के का नाम खालिद है, जो उसका कज़िन है, लेकिन पिता राजी नहीं, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करता। जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक वो नूर का हाथ उसके हाथ में नहीं देगा। ये सुन नूर के चेहरे पर एक निराशा छा गई। तीता नूर से उतना ही प्यार करती है जितना कि अपनी बेटी मरियम से। दोनों को लेकर उसके मन में कोई भेदभाव नहीं। यहाँ हमें पता चला कि मरियम की माँ उसकी शादी एक डॉक्टर से करवाना चाहती है, जो कि मरियम से उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन मरियम शादी के लिए राजी नहीं। दूसरे दिन दोनों उस शख्स के घर चले गए। घर काफ़ी बड़ा था। उस शख्स का नाम राउल है, जो कि एक जीविश, लेकिन अब वो जर्मन्स के लिए काम करता है। मरियम उसके किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रही। वो चाहती है कि राउल इस शादी के लिए खुद मना कर दे। राउल एक अच्छे व्यक्तित्व का पुरुष मालूम पड़ता है। उसे तो पहले ही नज़र में मरियम पसंद आ गई, लेकिन उसे इसमें उसकी मंजूरी भी चाहिए। मरियम ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। माँ ने उसे समझाया कि उन पर कर्ज बहुत है, उन्हें अपने ऊपर लगे हुए जुर्माने भी जर्मन्स को देने हैं। एक बेहतर भविष्य के लिए उसे ये शादी करनी ही होगी, वरना वो इस गरीबी में मर ही जाएंगे। लेकिन मरियम का दिल नहीं मान रहा कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को वो कभी प्रेम कर पाएगी भी या नहीं। रात नूर ने मरियम को घर बुलाया और अपनी जगह पर मरियम को सुला दिया, और वो छिपकर खालिद से मिलने चली गई। मरियम रात यही सोचती कि प्रेम हो तो खालिद जैसा। नूर काफ़ी नसीबों वाली है जो उसे खालिद जैसा प्रेमी मिला, जो उससे बेइंतहा प्यार करता है। खालिद ने नूर को भरोसा दिलाया
कि वो जल्द ही कोई काम ढूंढ लेगा और दोनों की शादी भी हो जाएगी। हर सुबह मरियम उससे यही पूछती कि उसे खालिद से मिलकर कैसा लगा। जब वो उसके करीब आया तो उसे क्या महसूस हुआ, ये पूछ वो नूर की जगह खुद की कल्पना करती। रात जब सब सो रहे थे तो प्लेन्स द्वारा शहर में बॉम्बिंग हुई। जब सुबह वो बाजार में सामान लेने गए तो आसपास की इमारतें धराशायी हुई थी। यहाँ हमें पता चला कि रात ये बॉम्बिंग अमेरिकन्स ने की थी। तभी ऊपर हवा में एक प्लेन दिखाई दिया, उसमें से कई सारे पर्चे आसमान में छोड़ दिए गए। ये जर्मन्स की प्लेन थी। उन पर्चों में मुस्लिम्स के लिए एक संदेश था कि रात अमेरिकन्स ने यहाँ बॉम्बिंग की ताकि वो तुम्हारे देश पर कब्जा कर सके। अमेरिकन्स जीविश लोगों के समर्थन में है और हम मुस्लिम्स के। इस पेपर को एक दस्तावेज की तरह संभाल के रखें। खालिद ने वो पर्चा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। नूर ने भी वो पर्चा अपने पास छिपा लिया। दूसरे दिन मरियम अपनी माँ के साथ राहुल के घर लंच पर आई थी, लेकिन मरियम को वहाँ किसी बात का बुरा लगा और वो टेबल से उठ चली गई। वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तीता ने उसे बहुत समझाया कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तैयारियां भी शुरू हो गई थी। अब शादी का ड्रेस दिलवाने राहुल उसे एक शॉप में ले गया। नूर भी वहीं से गुजर रही थी। वो मरियम को देख काफ़ी खुश हुई क्योंकि उसकी शादी एक अमीर घर में होने वाली थी जहाँ सारे ऐशो आराम होंगे। मरियम ने भी उसे देख एक हल्की सी मुस्कान दी कि वो बहुत खुश है, लेकिन भीतर से बिल्कुल भी खुश नहीं। उसने नूर को भीतर बुलाया, लेकिन उस शॉप वाली महिला ने उसकी बेइज्जती कर दी, जिससे नूर वहाँ से भाग गई। मरियम को ये काफ़ी बुरा लगा। उनके घर आकर इस बारे में नूर से बात की, लेकिन उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। राहुल ने मरियम को एक ब्रेसलेट दिया था। उस ब्रेसलेट को देख नूर की भी इच्छा होने लगी, क्योंकि आज तक खालिद ने उसे एक भी तोहफा लाकर नहीं दिया। वहीं राहुल काफ़ी पैसे वाला है। मरियम ने वो ब्रेसलेट उसे निकाल कर दे दिया। यहाँ हम देखते हैं दोनों के जीवन में कुछ न कुछ कमी थी। खालिद उसके लिए ठीक है, पर उसके पास नौकरी नहीं और ना तो वो अमीर है। वहीं मरियम की शादी एक अमीर से हो रही है, लेकिन वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। रात उसके पड़ोस वाली छत पर हर रोज़ की तरह नूर खालिद से मिलने गई। वहाँ दोनों के बीच एक काम संबंध निर्मित होने लगा। नूर चाहती थी शादी से पहले ऐसा कुछ ना हो, लेकिन खालिद उसे यकीन दिला देता कि वो जल्द ही नौकरी का इंतज़ाम कर लेगा। लेकिन आज मरियम भी छिपकर वहाँ पहुँच गई। उसे अक्सर ये जानने की इच्छा होती कि आखिर दोनों के बीच छत पर क्या होता होगा। वो उन्हें देखने लगी और लंबी सांसें भरने लगी, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। तभी तीता ने उसे आवाज़ लगाई। मरियम भागकर नीचे गई। यहाँ खालिद को भी पता चल गया कि वो उन्हें छिपकर देख रही थी। वो छत से नीचे देखने लगा। तभी तीता ने उसे देख लिया। अब उसे लगने लगा कि मरियम और खालिद के बीच कुछ है। उसने अपनी ही बेटी को वैश्या और न जाने क्या क्या कह दिया, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। अगर राहुल को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन मरियम ने भी अपनी सफाई नहीं दी और मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी सारी भड़ास निकाल दी कि वो उस शख्स को ज़रा भी पसंद नहीं करती और ना ही वो शादी करना चाहती है। जिस पर तीता ने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। अब खालिद को मरियम पर गुस्सा आने लगा कि कहीं उसने ये बात किसी से बता दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ नूर को भी पता था कि खालिद जर्मन्स के लिए काम करता है और उसने आज ये बात स्वीकार भी कर ली। उसने बताया कि जर्मन काफ़ी अच्छे हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने वादा भी किया है कि जंग के बाद वो मुस्लिम्स को फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से आज़ादी दिलाएंगे। हम देखते हैं दूसरे दिन मरियम ने राहुल से कह दिया कि वो किसी और लड़के के प्रेम में है और वो ये शादी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि दोनों साथ में सो चुके हैं। मरियम को लगा था कि इतना सुनने के बाद वो खुद शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन राहुल को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर अपनी माँ से कहो कि शादी की तैयारियाँ करे। इस बात के लिए तीता ने राहुल से माफ़ी भी मांगी, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। हम देखते हैं शादी की तैयारियां होने लगी। गाना बजाना शुरू हो गया। दूसरे दिन खालिद उसके घर में जर्मन ऑफिसर को लेकर आ गया, लेकिन तीता ने मरियम को बेड के नीचे छिपा दिया। खालिद उस दिन की बात से काफ़ी गुस्सा था। वो बस इन्हें परेशान करना चाहता था। मरियम उन्हें मिली नहीं तो वो वहाँ से चले गए। जाते वक्त उन्होंने तीता के सर पर जोर का मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। नूर अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। 2 दिनों बाद वापस लौटी। तीता और मरियम ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तीता को अब उनसे नफरत होने लगी, क्योंकि खालिद ही उनके घर जर्मन्स को ले आया था। लेकिन इस बारे में नूर और उसके परिवार को कोई जानकारी नहीं।
मरियम और उसकी माँ को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि खालिद जर्मन्स के लिए काम करता है, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था। इस बारे में मरियम ने नूर से भी जानने की कोशिश की। क्या उसे पता है कि खालिद क्या काम करता है? नूर उससे नज़रें चुराने लगी कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन मरियम ने उसे बताया कि कल खालिद उसके घर जर्मन्स के साथ आया था। उसने घर से कुछ चीज़ें भी चुराई और उसकी माँ को भी मारा। इस बात पर सफाई देते हुए नूर कहने लगी कि ज़रूर उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि खालिद ऐसा कभी नहीं कर सकता। नूर वहाँ से चली गई। अब कहीं न कहीं दोनों की दोस्ती में एक दरार सी आ गई थी। उसी दिन रेडियो पर उन्होंने खबर सुनी कि जर्मन सरकार को ट्रेंचेस की खुदाई करने के लिए 2000 जीविश आदमियों की ज़रूरत है, जो पूरी तरह से स्वस्थ और हट्टे-कट्टे हों। कल सुबह 8 बजे उन्हें जीविश रिक्रूटमेंट लेबर कैंप पर हाजिर होना होगा। अब मरियम को राहुल की चिंता होने लगी। सुबह रिक्रूटमेंट सेंटर पर जीविश मजदूरों की भीड़ लग गई। जैसा कि हम जानते हैं, राहुल एक डॉक्टर है, तो लेबर कैंप भेजे जाने वाले हर मजदूर का वो चेकअप करने लगा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। वहाँ एक मजदूर ने उसके मुंह पर ही थूक दिया और उसे जर्मन का पालतू कुत्ता बताया। उसकी बातों से राहुल के मन पर काफ़ी चोट पहुंची। वहाँ सभी मजदूरों ने मिल उसे बहुत मारा। उसे घर लाया गया। उसे काफ़ी चोटें आ गई थी। मरियम उसके जख्मों को सहलाने लगी। वहाँ मरियम ने कहा कि अगर वो उन मजदूरों की जगह होती तो उसका भी बर्ताव राहुल के लिए यही होता। राहुल ने कहा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अगर जर्मन्स को डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक तरह से उसे लगा कि मरियम उसे कायर कह रही है। इस बात से राहुल के आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुंची। दूसरे दिन जब रात नूर खालिद से मिलने गई तो वहाँ खालिद ने उसके नए अंडरगारमेंट देखे। पूछने पर उसने बताया कि ये उसे मरियम ने दिया। इस पर खालिद काफ़ी गुस्सा और कहा कि इसे तुरंत निकाल कर फेंक दे, वो उसे नए कपड़े ला देगा। दूसरे दिन मरियम की शादी हुई, लेकिन शादी की पहली रात ही उसने खुद को छूने भी नहीं दिया। राहुल उसकी तकलीफ़ समझ नहीं पा रहा। कहीं न कहीं उसे लगने लगा कि वो मरियम का प्यार जीतने में असफल रहा। अब राहुल ने फैसला कर लिया कि बाकी मज़दूरों की तरह वो भी लेबर कैंप जाएगा। वो किसी कायर की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। वो जब वापस आएगा तो दोनों साथ बैठकर बात करेंगे। मरियम की आंखें नम थी। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो राहुल को आखिरी बार देखने स्टेशन गई, लेकिन तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। दूसरे दिन मरियम हमाम में गई, जो कि एक पब्लिक स्टीम बाथिंग प्लेस है, जहाँ जीविश और मुस्लिम महिलाएं स्नान के लिए आया करती थी। वहाँ नूर भी आई थी, लेकिन दोनों में कई दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही। तभी वहाँ जर्मन्स घुस आए और जीविश लड़कियों और महिलाओं को पकड़ने लगे। वहाँ उन्होंने मरियम को भी पकड़ लिया, लेकिन नूर ने उसे बचा लिया, ये कहकर कि वो एक मुस्लिम है। उसने अपने पास रखा हुआ पर्चा उस ऑफिसर को निकाल कर दिखाया। रात हम देखते हैं, नूर की इस हरकत से खालिद उस पर काफ़ी गुस्सा हुआ कि मरियम को बचाकर उसने ठीक नहीं किया। अब नूर को खालिद का बर्ताव काफ़ी आक्रामक लगने लगा था। खालिद ने उसे बताया कि हमारी गरीबी की वजह सिर्फ जीविश है। फ्रेंच ने उन्हें इतने सालों तक दबा कर रखा। आज उसके पास कोई काम नहीं, उसकी वजह सिर्फ फ्रेंच है। कई दिनों तक अब नूर ने मरियम से मिलना भी बंद कर दिया। एक दिन नूर से मिलने मरियम उसके घर खुद आई, लेकिन नूर उससे नज़रें चुराने लगी। उसने मरियम से वही सब कहा जो बातें उसे खालिद ने बताई थी। इतने सालों तक फ्रेंच ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया और सारी प्रिविलेज यहूदियों को दे दी। मरियम को पता चल गया कि ये सारी बातें उसे खालिद ने बताई है, क्योंकि आज से पहले तो उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज राजनीति और धर्म दोनों की दोस्ती के बीच किसी दीवार से खड़ी थी। मरियम वहाँ से चली गई। अब वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। शायद से वो दोस्ती निभाने में भी पूरी तरह से असफल रही। अब नूर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब शहर में हर जगह बॉम्बिंग होने लगी थी, इसलिए मरियम और तीता राहुल की माँ को लेकर अपने घर आ गए। नूर ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ मरियम को पता चला कि कुछ दिनों में नूर की खालिद के साथ शादी है। नूर अपने पिता के कमरे में उन्हीं वाक़यों को दोहरा रही थी। तभी उसके पिता नींद से उठ गए। उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हें अरबिक पढ़ना कहाँ से आया। नूर ने झूठ कह दिया कि उसे मरियम ने सिखाया। यहाँ उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि मरियम को खुद अरबिक नहीं आती। उसके पिता ने उसे दूसरा पन्ना खोल बताया कि कोई किसी भी धर्म का हो, जिसने भी अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अंत में परमात्मा द्वारा उनकी अच्छाई गिनी जाएगी। इतना कह वो वापस सोने चले गए।
अब जाकर नूर के मन का बोझ हल्का हुआ। उसने मरियम का दिया हुआ ब्रेसलेट उतार दिया था, उसे उसने वापस पहन लिया। हम देखते हैं नूर की शादी हो गई। सभी खालिद और नूर के कमरे के बाहर खड़े थे, क्योंकि रिवाजों के अनुसार पति को पत्नी की वर्जिनिटी का प्रूफ देना होता है। लेकिन नूर और खालिद के बीच सारी घटना पहले ही घट चुकी थी। तो उसने नूर के पैर पर एक हल्का सा कट मारा और उसे ले जाकर बाहर लोगों को दिखाया, जिससे लोग खुशी से नाचने लगे। तभी वहाँ बाहर आसमान में प्लेन्स गुजरने लगे। नूर भागती हुई उस जगह गई जहाँ बाहर सभी यहूदी इकट्ठा थे। वो जाकर मरियम के गले लग गई। दोनों एक दूसरे से मिल काफ़ी भावुक हुए और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, क्या आपको इस इतिहास के बारे में पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जाने से पहले मैं 2 बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो कि मेरी खुद की राय है हिटलर को लेकर। बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि 6 करोड़ लाशें बिछाने वाला हिटलर एक अच्छा चित्रकार था। बचपन से कला के प्रति उसकी दीवानगी इस बात का प्रमाण थी कि हिटलर एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान भी था। चित्रकार से तानाशाह बनने का सफ़र इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं, क्योंकि जिन्होंने इतिहास लिखा उसे तोड़ा मरोड़ा, उन्होंने उस पक्ष को दिखाना जरूरी ही नहीं समझा। शायद यही वो गुमशुदा पन्ने हैं जिसमें हिटलर के जीवन और उसके व्यक्तित्व का परिचय मिल सके। क्योंकि जब तक भीतर प्रेम नहीं उतरेगा और आत्मभाव नहीं होगा तो कागज़ पर चित्र का उतरना भी असंभव है। ज़रूर गलती हिटलर के आसपास रहे लोगों की होगी, जिन्होंने उसकी कला को मारने का पूरा पूरा प्रयास किया होगा और उसे बदल दिया दुनिया के सबसे क्रूर शासक में, जिसने करोड़ों लाशें बिछा दी। समाज ने ऐसे कई हिटलर पैदा किए, लेकिन लाशों की संख्या कम है, जिस वजह से कोई उन्हें जानता नहीं। आज के दौर में आपको हर दूसरे घर में एक हिटलर वाली मानसिकता का इंसान मिल जाएगा। वजह साफ है, जरूर बचपन से ही उस व्यक्ति के मानों को हनन किया होगा। परिवार, स्कूल और न्याय व्यवस्था द्वारा उसे दबाने की पूरी कोशिश की गई होगी। वो जिस समाज की कल्पना करता था उसे उजाड़ दिया होगा। परमात्मा द्वारा दी गई भेंट को छीन लिया होगा। जब इंसान कुछ बना नहीं पाता तो बिगाड़ना शुरू कर देता है। अगर हिटलर चित्रकार बन जाता तो आज 6 करोड़ निर्दोष हत्याएं टल जाती। इस नोट को टाइप करने का इरादा बस इतना था कि आप किस पक्ष में हैं, उस नपुंसक समाज के जो कला की हत्या कर लोगों को हिटलर बनाता है, या उस पक्ष में जो कला को निखार उसे एक अच्छे व्यक्तित्व में परिवर्तित करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।